आप जब भारत जोड़ो यात्रा में गए थे तो उसके बाद में ये अटकलें लगी थी कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे। फिर आप जब बीच में राज्यसभा चुनाव से पहले भी आप उद्धव ठाकरे से मिले या और नेताओं से मिले तो ऐसा लगा कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे। ये जो टेक्नोक्रेट का काम है वो तो हम कर सकते हैं। कई टेक्नोक्रेट्स इलेक्शंस में आ गए और अच्छी तरह से लड़ रहे हैं, जैसे शशि थरूर है। अगर आपने दोनों का गारंटी देखनी हो, कांग्रेस की गारंटी और बीजेपी की गारंटी, तो आपको कौन सी गारंटी देश के लिए बेहतर लगती नहीं, मैं उस फाइट में नहीं जा रहा हूँ। अगर आप रोजगार देखेंगे, उसमें काफी बड़ी प्रॉब्लम है। मध्य प्रदेश में ये जो 6000 पटवारी के काम के लिए एप्लीकेशंस जो थे, 1.2 मिलियन एप्लीकेशंस थे। इसका मतलब है कि लोगों के पास काम नहीं है। है? अगले महीने नई सरकार बनेगी भारत में, उसके लिए आपने एक लंबा 13 पार्ट का एक सीरीज बनाई आपने। तो अगर आपके हिसाब से जो 3 काम करने, 3 बड़े काम अगर अगली सरकार को करने अगले 5 साल के लिए, तो वो क्या होंगे? नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार में मेरे आज मेहमान हैं रघुराम राजन। रघुराम राजन इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के बूथ बिजनेस स्कूल में फाइनेंस के प्रोफेसर है। भारत की रिजर्व बैंक के आप गवर्नर रह चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं। आईएमएफ में भी आप चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। तो आजकल राजन इसलिए चर्चा में है कि उन्होंने किताब लिखी है भारत की अर्थव्यवस्था और उसके रोड मैप को लेकर, ब्रेकिंग द मोल्ड। ये किताब इन्होंने रोहित लांबा के साथ में लिखी हुई है। तो आज देश की जो आर्थिक स्थिति है, चुनाव में जो मुद्दे उठ रहे हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रघुराम राजन। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। तो रघुराम राजन, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने हाल में एक इंटरव्यू दिया सीएनबीसी को और उसकी बड़ी चर्चा है। आपने उसमें कहा कि जो 8.5% की ग्रोथ रेट है उसमें फ्लफ है। और मैंने आपका एक वीडियो भी देखा जो आपने देश के नई सरकार के लिए जो एजेंडा बनाया था, तो आपने कहा कि ये 8.5% नहीं लगता है, ये 6-6.5% वाली ग्रोथ लगती है। तो क्या आपको जो भारत सरकार आंकड़े दे रही है उस पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं कि इसमें फ्लफ है? नहीं, आंकड़े के बारे में प्रॉब्लम, आंकड़े में प्रॉब्लम नहीं है। अ, ये अगर आप देखेंगे तो ये जो नॉमिनल ग्रोथ है, यानी कि रुपए में जो ग्रोथ है, वो तकरीबन 9% है, वो सीएसओ के अनुसार। तो अगर उसमें से महंगाई अगर आप निकालते हैं तो महंगाई कितनी होगी अभी? तीन चार 5% परसेंट जी, 4 से हाँ, 5%। तो 9% में से अगर आप 3% निकालेंगे तो 6% आ जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 8.5% है वो इसलिए है कि हम महंगाई गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब कि एक चीज है जीडीपी डिफ्लेटर, वो ऊपर जाती है नीचे जाती है, अभी नीचे है। तो जीडीपी डिफ्लेटर आजकल 1%, 1.5% है, इसलिए हमें लगता है कि 8.5% है। लेकिन अगर आप एवरेज करेंगे, आप देखेंगे कि ये 3-4% होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि असली ग्रोथ अगर आप 3-4 साल में देखेंगे तो 6.5 है। बढ़ रही है, लेकिन 8.5 तो काफी ज्यादा है। नहीं तो राजन, आपको मैं याद दिला दूं कि पिछली बार भी जब आपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि 5% से ज़्यादा की ग्रोथ नहीं होगी और नहीं, एक्चुअल में मैंने वो नहीं कहा था। मैंने कहा कि अगर हम 5% एक्सीड करेंगे तो भाग्यशाली होंगे। नहीं, तो वही मतलब उसको लेकर आपको बार बार आपको निशाना बनाया जाता है, जो खास करके बीजेपी के जो समर्थक है, कि आपका अनुमान तब भी गलत साबित हुआ था और आप अभी भी आप कह रहे हैं कि जो एक्चुअल ग्रोथ है वो 6-6.5% है, जो रियल ग्रोथ दिख रही है उससे कम है। तो ये क्या आपके मतलब एक बार बार बात कही जाती है कि आपके अंदर एक पेसिमिज्म है या आप हमेशा? आप देखेंगे, जब मैंने वो कहा था, ये आरबीआई के प्रोजेक्शंस भी 5% के करीब थे। तो मैंने ये कहा था कि हम भाग्यशाली होंगे, और हम भाग्यशाली थे क्योंकि कई चीजें हमारी तरफ गए। एक तो ये जो फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तब से अब अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली जो होता है कि उत्पादन की गति कम हो जाती है, लेकिन यूएस में कम नहीं हुई।
और हमारा जो ट्रेड है, हमारे एक्सपोर्ट्स निर्यात जो है वो तब से बढ़े, इसलिए हमारी गति इतनी कम नहीं हुई। दूसरा चीज ये है कि अगर आप सरकार का जो काम देखेंगे, सरकार ने काफी पैसे डाले इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसलिए हमारा गति भी उसके कारण बढ़ा। ये अच्छी चीज है, ये नहीं कह रहा हूं कि गलत चीज है, लेकिन काफी जो कहते हैं अकरेंसेस, ये जो प्रिडिक्शन के बाद हुए, और इसलिए हम भाग्यशाली हुए। और मैं ये कह रहा हूँ कि 5% नहीं है, 6, 6.5 है अभी। तो उससे तो ज्यादा है। लेकिन ये नहीं है कि अभी हम 8.5% पे जा रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रोजगार देखेंगे, उसमें काफी बड़ी प्रॉब्लम है। मध्य प्रदेश में ये जो 6,000 पटवारी के काम के लिए एप्लीकेशन जो थे, 1.2 मिलियन एप्लीकेशंस थे। इसका मतलब है कि लोगों के पास काम नहीं है। और तो अगर 6, 6.5% पे जा रहे हैं, तो हमें ये भी सोचना है कि लोगों के पास काम क्यों नहीं है, बेरोजगारी इतनी फैली क्यों है। और वो जो 1.2 12 लाख लोग जो एप्लीकेशन दे रहे थे, वो 6,000 नौकरियों के लिए, उनमें से 1 लाख इंजीनियर्स हैं, 1 लाख एमबीएस हैं। ये पटवारी के काम के लिए है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये देखना है कि इतनी उत्पादन की गति के साथ भी बेरोजगारी क्यों है, क्या हो रहा है हमारे इकोनॉमी में, कि हम क्या कर सकते हैं ये रोजगारी बढ़ाने के लिए। तो अबर जो मैं आपकी किताब का भी जो मतलब जो सार है एक तरह से, या उससे बार बार एक बात ये निकल के आ रही है कि जो आपने कहा कि जो ये बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करने का एक तरीका ये है कि हम सर्विस लेड इकोनॉमी बने, बजाय कि हम मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दें। तो क्या यही हल है जो आप कह रहे हैं कि 12 लाख लोग आ जा रहे हैं 6,000 नौकरियों के लिए? तो इसका हल क्या है जो ये आप समस्या बता रहे हैं उसका? तो एक तो है कि कई सेक्टर्स काफी अच्छे चल रहे हैं। ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स अच्छे चल रहे हैं। और दूसरा ये सेक्टर है हाई स्किल्ड सर्विसेज। ये जो लोग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए काम कर रहे हैं, जेपी मॉर्गन के 60,000 एम्प्लॉयज हैं इंडिया में, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लिख रहे हैं। तो वैसे काम तो बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए अगर वैसे नौकरी चाहिए लोगों को, तो एमबीए चाहिए या इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, और अच्छे इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आईआईटी, आईआईएम वगैरह। तो हम आईआईटी और आईआईएम तुरंत बढ़ा नहीं सकते हैं, टाइम लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकते हैं कई लोगों की। अगर आप मशीन लर्निंग उनको, अगर आप ये जो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स, लेकिन उनके कॉलेजेस अच्छे नहीं थे, अगर आप मशीन लर्निंग की कोर्स उनको दे सकते हैं, तो आपको उनको एम्प्लॉयबल बना सकते हैं। तो हमें ये सोचना है कि शॉर्ट टाइम में हम एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो तमिलनाडु में कई कंपनीज एक दूसरे ज्वाइन करके वो क्या कह रहे हैं कि हम कोर्स देंगे फ्रेश ग्रेजुएट्स को, और उन कोर्सेज में उनको ये मशीन लर्निंग, ये एआई वगैरह सिखाएंगे, और उससे उनको एम्प्लॉयबल बनाएंगे। तो वैसे स्कीम्स, अगर अप्रेंटिसशिप स्कीम्स, ट्रेनिंग स्कीम्स, टीचिंग स्कीम्स अगर हम ग्रेजुएट्स को दे सकते हैं, तो ये जो 1 लाख जो इंजीनियर्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं पटवारी की नौकरी के लिए, अगर हमको उनको इंजीनियर्स ही रख सकते हैं थोड़ा अप ट्रेनिंग के साथ, तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। और कई मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं इंडिया में
इनको रिक्रूट करने के लिए। तो हमें वैसा सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में शिक्षा को बढ़ाना है। हमारे उच्च शिक्षा के संस्थान जो हैं काफी कम हैं, जो हाई क्वालिटी के हैं। एक साल में तकरीबन 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं यहाँ से। वो एनआईटी आईआईटी में से कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं? शायद 30,000 या 40,000। यानी कि 14 लाख लोग वो लोअर क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस से ग्रेजुएट होते हैं। तो उन इंस्टीट्यूशंस के ग्रेजुएट्स कैसे, उनका क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, वो हमें सोचना है। क्योंकि इंजीनियर्स तो हैं, डिग्री तो है उनके पास, लेकिन जो रेलेवेंट नॉलेज है वो नहीं है। तो हमें वो सोचना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको खत्म करना है। हमें नौकरी हर जगह से चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 1 करोड़ 1 लाख करोड़ सब्सिडी दे रहे हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जहां पे शायद 5,000 नौकरी 10,000 नौकरी पैदा हो सकते हैं, तो ये मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है। हमारा पूरा हायर एजुकेशन बजट सेंट्रल गवर्नमेंट में 50 लाख 50,000 करोड़ है। करोड़ है जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम जो सब्सिडीज दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, अगर हम शिक्षा को बढ़ाने में या वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ाने में, या जो अप्रेंटिसशिप स्कीम्स हैं इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज के बीच में, अगर हम उनको बढ़ाते हैं तो शायद रोजगारी और बढ़ेगी। नहीं, तो आपने ये जो बात कही कि जो पीएलआई स्कीम है चिप के लिए 1 लाख करोड़ की या 76,000 करोड़, अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं कि वो सरकार ने प्रोविज़न किया हुआ है, तो जो बीजेपी के समर्थक है उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि जो आप शिक्षा का आंकड़ा कोट कर रहे हैं वो 1 साल का बजट है, और ये वन टाइम, मतलब ये जो 76,000 करोड़ का आंकड़ा है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खर्च हो। ये तो गलत बोल रहे हैं। ये 76,000 करोड़ कैपिटल सब्सिडी है, प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी नहीं है। ये कैपिटल सब्सिडी तो अपफ्रंट सब्सिडी है। तो ये जो कंपैरिजन गलत है वो कह रहे हैं, वो गलत नहीं है, वो ठीक है, क्योंकि ये अपफ्रंट सब्सिडी है। और ये चीज है कि ये वन टाइम सब्सिडी नहीं है। ये 76,000 करोड़ जो सब्सिडी दे रहे हैं वो सिर्फ 3 या 4 वेंचर्स के लिए हैं। जो जो चिप्स जो बनाना चाहते हैं वो 28 नैनोमीटर चिप्स हैं। ये दुनिया कहाँ है? वो 3 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर चिप्स बना रहे हैं। तो 28 नैनोमीटर चिप्स से 3 या 2 नैनोमीटर चिप्स तक हमें कितना सब्सिडी देना है, वो भी सोचना है ना। अगर हम 28 नैनोमीटर चिप्स बनाएंगे तो इंडस्ट्री कहेगी हाँ हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, अभी 15 नैनोमीटर या 10 नैनोमीटर बनाना है, उसके लिए भी सब्सिडी चाहिए। तो ये सब्सिडी वन टाइम सब्सिडी नहीं है। वन टाइम सब्सिडी सिर्फ वो 3 जो इंडस्ट्रीज शुरू हो रहे हैं उनके लिए है। उसके बाद फिर सब्सिडी चाहिए होगा। आजकल इंटेल यूएस गवर्नमेंट से सब्सिडी मांग रही है, और इंटेल 15 बिलियन डॉलर्स की सब्सिडी ले रही है इंडियन यूएस गवर्नमेंट से। तो सब्सिडी की बात खत्म नहीं होती, जाती रहती है। तो जो आपने कहा कि अप्रेंटिसशिप की बात की, तो जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो, मतलब मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मैनिफेस्टो के बारे में बात करना चाहता हूँ अब। तो जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक स्कीम आई है कि 1 लाख रुपये की एक अप्रेंटिसशिप मिलेगी 1 साल के लिए, और ये तो पुराना कानून है, 1961 से ये कानून है, लेकिन इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो ये आपको क्या लगता है, ये एक सोल्यूशन हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद अप्रेंटिसशिप मिल जाए, जो आपने जैसे तमिलनाडु का जिक्र किया? इनको डिजाइन करना है अच्छी तरह से। अगर अच्छी तरह से डिजाइन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि काम कर रही है, फिर ये अच्छा स्कीम हो सकता है। लेकिन काफी सोच कर डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि इंसेंटिव देना चाहिए फर्म्स को कि आप अच्छा स्कीम बनाएं। और एक इंसेंटिव है कि आप अगर इनको अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे तो आपको अच्छे एम्प्लॉयज मिलेंगे, और गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है इनकी ट्रेनिंग। तो अगर आप अच्छी तरह से डिजाइन करेंगे तो एक तो इनका
कुशलता बढ़ेगी, इनके स्किल्स बढ़ेंगे, और दूसरा रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इनको एम्प्लॉय करेंगे। तो आई थिंक इट इज अ वर्थवाइल स्कीम। तो जो बीजेपी का वादा है या उनके मैनिफेस्टो का जो जोर है वो भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का है या एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का उनका नारा है या उनका विजन है। तो आपने पिछले दिनों ये कहा कि ये नॉनसेंस बात है कि डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी इंडिया 2047 तक। नहीं नहीं फिर प्रॉब्लम ये है कि जो साउंड बाइट्स लेते हैं लोग, वो पूरे सेंटेंस को नहीं देखते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि एक पॉलिटिकल रैशनल है साउंड बाइट लेना और फैलाना। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉनसेंस बात है कि हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। आप पूरे सेंटेंस को देखिए। पूरा सेंटेंस ये है कि अगर हम शिक्षा को ठीक नहीं करेंगे तो ये नॉनसेंस बात है। अगर आपके तीसरी क्लास में तीसरी कक्षा में लोग 75% लोग दूसरी कक्षा के स्टैंडर्ड पे नहीं है, और पांचवी या छठी क्लास में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो हम विकसित देश कैसे बन सकते हैं? अगर आपका जो 30-40% जो आबादी है वो अनपढ़ है, आप विकसित देश कैसे बन सकते हैं? तो मैं ये कह रहा हूं कि पहला जो काम है विकसित देश बनने के लिए, और मैं ये कह रहा हूं कि बन सकते हैं, लेकिन कहने से नहीं बनता है। बनता है जब आप काम करेंगे, होमवर्क करेंगे। और पहला जो चीज करना है ये प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाना है, और अच्छी तरह से ये जो बच्चे हैं हमारे उनको पढ़ाना है। वो कैसे करेंगे? ये जो स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको बढ़ाना पहले, और तब हम विकसित बन सकते हैं। दूसरा चीज जो जो है, ये जो 6% की उत्पादन की गति चल रही है वो काफी नहीं है। अगर आप गणित के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 9 या 10% ग्रोथ चाहिए हमें, अगर हम विकसित बनना चाहते हैं 2047 तक। तो वो 9-10% ग्रोथ कहाँ से आएगी? ये जो 6-6.5 है वो नहीं चलेगी उसके लिए। तो वो भी हमें सोचना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लक्ष्य तो अच्छी है, लेकिन पहुंचने में क्या करना चाहिए वो भी सोचना है। ये बस कहने से नहीं होता है। तो जो और भी चुनाव में जो बातें हो रही है इकोनॉमी को लेकर, एक इनहेरिटेंस टैक्स की बात आई। सैम पित्रोदा ने कहा था कि इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, उनके मैनिफेस्टो में भी कहीं ये बात नहीं रखी गई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब जितनी असमानता है हमारे देश में, जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, विषमता की, तो क्या इनहेरिटेंस टैक्स जैसे आइडिया पर विचार करना चाहिए? ना, हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो सबसे नीची पीढ़ी है, जो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड जो लोग हैं, उनको कैसे बढ़ाएं हमें। अगर वो अच्छे स्कूल्स जाते हैं, अगर अच्छे नौकरियां उनको मिलती है, तो हमारा उत्पादन की गति काफी बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल में लेवलिंग अप के बारे में सोचना चाहिए कि उनको हम कैसे उठा सकते हैं, उनको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। और इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि जो स्कीम्स हैं, अप्रेंटिसशिप स्कीम्स, एक तमिलनाडु में स्कीम है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ के गए हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, उनको उनको कैसे वापस ले आए स्कूल्स में। तो वैसे स्कीम्स हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दे सकते हैं, तो वो काफी उनका हैसियत काफी बढ़ती है, और उसके साथ हमारा उत्पादन की गति बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल में पहले वो सोचना चाहिए कि लेवल अप कैसे कर सकते हैं, लेवल डाउन तो लास्ट में सोचना चाहिए। तो मतलब आप इनहेरिटेंस टैक्स के पक्ष में नहीं हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि काफी चीजें कर सकते हैं उससे पहले, उत्पादन की गति बढ़ाने के लिए। और इनहेरिटेंस टैक्स तो ये जो अमीर लोग हैं वो काफी
लॉयर्स के माध्यम से काफ़ी स्कीम्स निकालते हैं कि अगर आप देखते हैं अक्रॉस कंट्रीज, इनहेरिटेंस टैक्स डजंट रेज वेरी मच बिकॉज द रिच फाइंड वेज टू एस्केप इट। नहीं, तो एक और बात जो हमने चूंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात की, जो डेवलप्ड कंट्री है, विकसित भारत की, तो कांग्रेस पर एक आरोप लग रहा है और वो अभी भी क्लैरिटी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि हम पहले एक्सरे करेंगे, कास्ट सेंसस करेंगे और फिर क्रांति करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक आरोप ये लग रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं या वापस हम समाजवाद की तरफ देश को धकेल रहे हैं जहाँ से हम आए हैं। तो ये आपको लगता है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ये मतलब ये कोई हल है? इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो सपोर्ट्स हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए, कैश ट्रांसफर्स, अच्छे स्कूल, हेल्थ क्लिनिक्स, ये सब बढ़ा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, आपने जो दिल्ली में किया है, तो वैसे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वो फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक है। सेकेंड लाइन ऑफ अटैक्स अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना है कि हम नौकरियां कैसे पैदा कर सकते हैं, हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को कैसे एंकरेज कर सकते हैं, हम लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स को कैसे एंकरेज कर सकते हैं। जैसे हमारे किताब में हमने एक तिल्फी का एग्जाम्पल दिया है। ये जो ये बनारसी साड़ीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी, मैंने और पढ़ा। एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं काफ़ी क्राफ्ट्समैन को जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, और उनको डिज़ाइनर्स के साथ शामिल करके नए जो डिज़ाइंस हैं बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे अपॉर्चुनिटीज सोचना चाहिए जो बहुत ट्रेडिशनल वर्क के लिए और नए नए काम के लिए। तो मेरे ख्याल में सपोर्ट्स और अपॉर्चुनिटीज, those should be the first way we think about growth and about reducing inequality. That's why इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऊपर उठाना है, दबाना नहीं है लोगों को जो सफल हैं। नहीं, पर ये जो बात फिर वही होती है कि हम फ्रीबीज, जब आप कैश ट्रांसफ़र की वकालत करते हैं तो यही होता है कि भाई सरकार सब्सिडी दी जा रही है, फ्रीबीज दिए जा रही है। तो अगर फ्रीबीज टारगेट नहीं कर रहे हैं तब फ्रीबीज होते हैं। अगर आप सबको दे रहे हैं क्योंकि आपको वोट चाहिए, तब तो गलत है। लेकिन आप गरीब लोगों को जब दे रहे हैं और वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेज रहे हैं, वो अच्छा खाना खरीद रहे हैं, और वो जो कुपोषण है उनके बच्चे में उनको दूर कर रहे हैं, तो ये सब अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये निवेश हैं। तो मेरे ख्याल में ये करना चाहिए। फ्री भी नहीं है, ये उनको एक अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी लेके वो अपने बच्चों को बढ़ा सकते हैं दुनिया में, और हमारे देश के लिए काफी अच्छा है अगर वो कर सकते हैं। नहीं, पर जो आप कह रहे हैं कि मतलब मुझे याद है कि जो संजय कुमार है, जो सीएसडीएस के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमको एक इंटरव्यू में, जब असेंबली इलेक्शन हो रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये चुनाव जो है ये तो एक्चुअली स्कीम्स के बीच में लड़ रहे हैं, पार्टियां नहीं लड़ रही, यहाँ पर जो फ्रीबी की स्कीम्स है उनकी लड़ाई चल रही है। तो मतलब आप जो चुनाव हो गए हैं एक तरह से वो, कि आप मुझे एक ट्रांजैक्शनल हो गए हैं इस तरह से। मेरे ख्याल में ट्रांजैक्शन, हाँ, ये आप ठीक बात कह रहे हैं कि कभी कभी चुनाव ट्रांजैक्शन स्कीम्स लगता है कि ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं लोगों के साथ कि हम ये देंगे, नहीं वो उनका गारंटी अच्छी नहीं है, हमारा गारंटी सबसे अच्छा है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप देखेंगे भविष्य की तरफ, हमें क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें फाइनेंसिंग चाहिए, और हमें अपॉर्चुनिटीज चाहिए। हम ये सब कैसे ले आएंगे? बात इसके बारे में होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर आप एक साइड चुनेंगे या दूसरे साइड चुनेंगे, अंत में कई डिफरेंसेस हैं जो ये इनके जो प्लान्स में है। तो मेरे ख्याल में जो डायरेक्टली मालूम होता है तो ये फाइट बिटवीन स्कीम्स,
मेरा ये गारंटी है, आपका ये वो गारंटी है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म विजन देखेंगे तो लॉन्ग टर्म विजन अलग है दोनों पार्टी में। नहीं तो डॉक्टर जो राजन, जो आपने बात कही कि गारंटी का शब्द का आपने इस्तेमाल कर ही लिया, तो अगर आपने दोनों का गारंटी देखनी हो, कांग्रेस की गारंटी और बीजेपी की गारंटी, तो आपको कौन सी गारंटी देश के लिए बेहतर लगती नहीं, मैं उस फाइट में नहीं जा रहा हूँ, वो नो कमेंट। है? तो एक और सवाल ये है कि आप जब भारत जोड़ो यात्रा में गए थे तो उसके बाद में ये अटकलें लगी थी कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे, फिर आप जब बीच में राज्यसभा चुनाव से पहले भी आप उद्धव ठाकरे से मिले या और नेताओं से मिले, तो ऐसा लगा कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे, फिर आपने उसका खंडन किया, लेकिन क्या कोई ऐसा विचार है आपका कि आप राजनीति में आएंगे कभी? नहीं, मेरा जो स्पेशलिटी है वो अर्थशास्त्र है। और मैं एडवाइस दे सकता हूँ कि आप क्या स्कीम्स लगा सकते हैं, आप क्या प्रोग्राम्स लगा सकते हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो डे टू डे जो कहते हैं रिटेल पॉलिटिक्स, उसमें मेरा मन नहीं है। तो और लोग काफी अच्छा कर सकते हैं उसमें। उसमें मेरा जगह नहीं है। नहीं तो आपको कोई राज्यसभा सीट ऑफर हुई थी, ये बात सही थी कि कोई ऑफर हुआ? नहीं, कई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो काम है अध्यापक का काम है, प्रोफेसर का काम है। और कभी कभी लोग बात करते हैं उसके बारे में, मेरा कोई उसमें डायरेक्टली पॉलिटिशियन बनने की कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, पर आपने कहा ना जैसे और भी हमारे पास मतलब टेक्नोक्रेट्स या जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके पॉलिटिक्स में आने के हमारे पास उदाहरण है, मतलब सबसे उदाहरण तो सबसे बड़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही है कि लोगों ने किसी विषय में स्पेशलाइजेशन करने के बाद वो राजनीति में आए। तो आपको नहीं लगता कि आपको आना चाहिए राजनीति में? अब ये जो टेक्नोक्रेट का काम है वो तो हम कर सकते हैं, पॉलिसी एडवाइस या पॉलिसी क्रिएशन। लेकिन इलेक्शन लड़ना वो मेरा स्पेशलिटी नहीं है। तो और लोग कई टेक्नोक्रेट्स इलेक्शंस में आ गए और अच्छी तरह से लड़ रहे हैं, जैसे शशि थरूर है। तो लेकिन मेरा वो स्पेशलिटी नहीं है, मेरा कोई एडवांटेज नहीं है उसमें। तो आपने कहा था कि बेस्ट रिफॉर्म तो ये है कि हम डेमोक्रेसी में इन्वेस्ट करें, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो संस्थान है, जो स्वतंत्र संस्थान है, एक जमाने में स्वतंत्र थे, उनको फिर से स्वतंत्र बनाना है। जैसे कि ईडी, सीबीआई, जैसे कि इलेक्शन कमीशन। तो इनको स्वतंत्र कैसे बनाएंगे? मेरे ख्याल में अगर और प्रेस भी, अगर प्रेस को फुली इंडिपेंडेंट बनाएंगे, तो मेरे ख्याल में जब गवर्नमेंट गलत रास्ते पे चल रही है, तो ये जो आलोचनात्मक लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, अ, फिर उनका वॉइस भी बढ़ सकता है। और फिर गवर्नमेंट को कोर्स करेक्शन करना पड़ता है। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग इन डेमोक्रेसी। तो उसको वापस कैसे ले आएंगे, वो सब सोचना है। तो मेरे ख्याल में ये जो हम रास्ता ले रहे हैं वो यूनिक रास्ता है। किसी ने वो रास्ता नहीं लिया है पहले। अगर हम सर्विसेज की तरफ जाएंगे तो उसमें हम गलतियां तो जरूर करेंगे। तो अगर गलतियां करेंगे तो हमें फ्री प्रेस चाहिए वो गलतियां पॉइंट आउट करने के लिए। तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए तो हमें इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है, ये जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि द बेस्ट वे इज टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। नहीं तो एक बयान आया था, आपको याद होगा, कि बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी देश में इसलिए भी हमारा आर्थिक विकास नहीं होता है, और चीन का बार बार उदाहरण दिया जाता है कि चीन में डेमोक्रेसी नहीं है और वो हमसे बहुत आगे निकल गया। No, अगर हम डेमोक्रेटिक नहीं थे तो शायद हम चीन जैसे बनते, और हम मोजाम्बिक जैसे भी बन सकते। तो ये जो अथॉरिटेरियन देश हैं, उनका डायरेक्शन दोनों तरफ हो सकता है। अगर आपका गवर्नमेंट अच्छा है तो
आप अच्छी डायरेक्शन में जा सकते हैं, और खराब है तो आप नीचे भी जा सकते हैं। डेमोक्रेसी का ये स्ट्रेंथ है कि अगर गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही है, आप उनको बाहर फेंक सकते हैं। और एक और स्ट्रेंथ है कि अगर आप नए रास्ते पे जा रहे हैं, तो ये जो नेविगेट करने के लिए आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है पब्लिक से, डेमोक्रेसी में। अथॉरिटेरियन या अधिनायकवादी देश में वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, क्योंकि लोग डरते हैं कुछ कहने से। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि क्रिटिसिज्म चाहिए, इसलिए चाहिए कि गवर्नमेंट उससे सीख सकती है और अच्छे रास्ते पे जा सकती है। अगले महीने नई सरकार बनेगी भारत में, उसके लिए आपने एक लंबा 13 पार्ट का एक सीरीज़ बनाई आपने। तो अगर आपके हिसाब से जो 3 काम करने, 3 बड़े काम अगर अगली सरकार को करने अगले 5 साल के लिए, तो वो क्या होंगे? तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं ना। शॉर्ट टर्म में आई थिंक ये जो बेरोज़गारी की का प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है। और कई उपाय मैंने बताए हैं अभी तक। तो लॉन्ग टर्म में हमें ये देखना है कि ये जो ह्यूमन कैपिटल है, मानव पूंजी है जो हमारा है, ये जो 1.4 बिलियन लोग जो हैं इंडिया में, उनका ह्यूमन कैपिटल कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसी से हम विकसित बन सकते हैं। तो हमें शिक्षा की तरफ देखना है। हमारे विश्वविद्यालय में एक भी टॉप 100 में नहीं है, तो उसको कैसे कर सकते हैं? और जो एवरेज क्वालिटी है कॉलेजेस के, उसको कैसे बढ़ाएंगे? एक अच्छी रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? तो वो सब हमें सोचना है। तो लॉन्गर टर्म विजन वो होगी। लेकिन ये जो अच्छी चीज़ें चल रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट, उनको कंटिन्यू करना चाहिए, और कैसे कंटिन्यू करेंगे, वो भी सोचना है। तो काफ़ी सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स हैं टेबल पे, सोचना चाहिए, कैसे करेंगे। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद रघुराम राजन हमसे बात करने के लिए। तो साक्षात्कार में आज मेरे मेहमान थे रघुराम राजन, जिन्होंने हमसे अपनी विचार साझा किए, देश की इकोनॉमी को लेकर अगली सरकार का एजेंडा क्या होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद राजन, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।